Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Yes, sir. So let's start with this. एक क्लास हमने पॉलिटी का किया था. This is second class. और कुछ चीजें हमारी जो इम्पोर्टेंट रह गई हैं पिछले क्लासेस से, तो we will be completing those. बेटा वीडियो बंद कर लेना. ठीक है. तो let's start those. So basically we will be dealing with what? Making of constitution. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Making of constitution, है ना? तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आधा अधूरा किया था चीजों को, अब उसको कंप्लीट करेंगे हम आज. सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन मोर फैक्ट्स व्हाट वी नीड टू नोट इट डाउन एंड वी मस्ट रिमेंबर. ठीक है कि हमारे संविधान के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक सील लगा हुआ है. ठीक है, किस चीज का सील है ये? एलिफेंट. ठीक है, सील जो है, जो सील बना हुआ है वो किस चीज का है? एलिफेंट का सील है. ठीक है, इसके अलावा देयर वॉज एन एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे एक. ठीक है, व्हाट वाज हिज नेम? इनका नाम क्या था? बी.एन. राव. इनका नाम क्या था? बी.एन. राव. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, अगर आप सबको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो हमारा जो संविधान है वो हैंड रिटन था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया था. तो जो लिखता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कैलीग्राफर. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन. तो जो कैलीग्राफर थे, क्या नाम था उनका? किसी ने हैंड रेज किया है, बोलिए. मतलब इन द सेंस टाइप करके बताइए क्या है डाउट आपकी. What was the name of the calligrapher? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. ये बड़ा सा नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने अपने हाथ से लिखा है, हैंड रिटन. इसे साइड में लिख लो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. नेक्स्ट, अगर आप संविधान देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने भाग में लिखा होता है और यहां पर डिजाइन कर रखी है. हैव यू सीन दैट ब्यूटिफिकेशन? तो इट हैज बीन ब्यूटिफाइड बाय whom? आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन. तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है ना ये शांति निकेतन. वहां के आर्टिस्ट ने संविधान को क्या किया है? ब्यूटीफाई किया है. ठीक है, म्यूजियम में रखी हुई है, दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है ओरिजिनल वाली कॉपी. जो हमारा संविधान पार्लियामेंट हाउस है ना, उसके अंदर जो म्यूजियम है वहां रखी हुई है. चलिए, अब इतना भारी भरकम संविधान बनाना है बेटा, है ना. इतना भारी भरकम हमें अगर संविधान बनाना है तो कोई एक आदमी तो नहीं बना सकता है इसको. प्लस इतने सारे जो लोग हैं, ठीक है, सब एक ही काम तो सबका नहीं होगा, सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना. तो सबका काम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम क्या देखते हैं संविधान मेकिंग प्रोसेस में? देयर आर वेरियस कमिटीज.
ठीक है। कमिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक होता है माइनर कमिटीज और एक होता है मेजर कमिटीज। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। डॉटेड से मतलब का मतलब क्या है? डॉटेड से क्रॉस आउट करने का मतलब क्या है कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट माइनर कमिटी भी कुछ होता है, ये हमें दिमाग में रखना है बस। कौन कौन माइनर कमिटीज थी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ मेजर कमिटीज हैं, उनको हम दिमाग में रखेंगे। जैसे एक है यूनियन पावर कमिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनियन पावर कमिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? यूनियन पावर कमिटी। नेक्स्ट इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव करेगा उसके बारे में आपको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी क्या लेगी? डिसीजन लेगी। और तीसरा था स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ प्रिंसली स्टेट्स। इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स है, कौन पाकिस्तान जाएगा, कौन इंडिया जाएगा, तो इसके लिए भी कमेटी चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे इन कमिटीज के लीडर कौन है, इन कमिटीज के हेड कौन है? बता सकता है कोई? वन का हेड कौन होगा? वन का कौन हेड होगा? वेरी गुड, धीरे धीरे। जवाहरलाल नेहरू। टू का हेड कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। और जब पहली बार सवाल यू बीपीएससी में आएगा तो हम सभी प्रिंसली स्टेट को देखकर बहक जाएंगे और बोलेंगे कि ये तो होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट ये गलत। ऑल थ्री आर हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑल थ्री वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये गलती मत करना, तीसरे वाले पर लगाओ स्टार। तीसरे वाले पर लगाओ स्टार। तीन कमिटीज हो गई इधर, और भी अभी कमिटीज के नाम लिखेंगे हम, ठीक है। चौथी कमिटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस समय कैबिनेट मिशन प्लान जब बना था ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बोला था कि एक प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और एक ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। तो उस समय हम क्या देखते हैं कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रावधान है कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की एक कमिटी है और दूसरी एक कमिटी है एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, तीसरा क्या था यार? ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। चलो हो गया। these two were these two were headed by Sardar Vallabh Bhai Patel. These two were headed by Sardar Vallabh Bhai Patel. These two were headed by Sardar Vallabh Bhai Patel. Committee number 6, rules and procedure.
ये जो नियम कानून है ये कैसे चलेगा, और दूसरा किस दिशा में डिस्कशन होगा उसको हम क्या बुलाते हैं, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग मतलब जो ड्राइविंग सीट पर है। तो स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्वियसली जो हेड होगा वही बनाएगा ना यार, रूल प्रोसीजर कौन बनाएगा, स्टीयर कौन करेगा, स्टीयरिंग पर कौन रहेगा, प्रेसिडेंट ही रहेगा। ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कमिटी was ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी was ड्राफ्टिंग कमिटी। इनके चेयरमैन कौन थे, हम सबको पता है, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर, है ना। और साथ में इनके साथ 6 मेंबर्स और थे, 6 मेंबर्स वे देयर। इनमें से पहला कौन था, गोपाल स्वामी अयंगर। देखो बेटा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, और ये पूरा पूरा नाम। हो सकता है सामने वाला बदल दे, अयंगर रख दे लास्ट में, सामने का नाम बदल दे। ठीक है, दूसरे कौन थे, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। अयंगर अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। के एम मुंशी, के एम मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। एन माधव राव और टी टी कृष्णमाचारी। तो ये 6 मेंबर्स थे अपार्ट फ्रॉम बी आर अम्बेडकर। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 7। तो हो सकता है ये भी पूछ ले, कितने लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, कितने लोग थे, 7। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको याद रखने हैं हमें। देखो, जब ये लोग काम काज करने के लिए बैठेंगे तो कुछ किसी ने कुछ लिखा होगा, तो फाइनल तो वो नहीं है ना बेटा, फाइनल तो वो है नहीं। तो जो कुछ लिखा होगा उसे हम क्या बुलाते हैं, ड्राफ्ट। ठीक है, तो संविधान का पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था बेटा, डेट नहीं पूछ रहा हूं, महीना और ईयर बता सकते हो, कॉमन सेंस क्या बोलता है, महीना और ईयर बता सकते हो, पहला ड्राफ्ट कब आया होगा। अरे इतना जल्दी कहां से आ जाएगा यार, 3 महीना में आ जाएगा, बताओ तो, खुद सोचो तो। 12 दिसंबर को मीटिंग शुरू हुई है, 12 दिसंबर 1946 को मीटिंग शुरू हुई है,
और आप बोल रहे हो कि 1947, मतलब कितने महीने हो गए, 8-9 महीने में पहला ड्राफ्ट आ जाएगा। इतना जल्दी, इतना जल्दी हम लोग काम करने वाले हैं। हाँ, कम से कम एक आध साल तो लगाएंगे, ऐसे कैसे? नवंबर 1949 में तो खत्म हो जाएगा पूरा कहानी। इतना जल्दी चाय बिस्किट हम लोग थोड़ी करेंगे। तो पहला ड्राफ्ट वाज फरवरी 1948। ठीक है, फरवरी 1948। पहला ड्राफ्ट आया, उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट, कुछ चेंजेस किए गए। ये कब आया बेटा? अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948। फिर फाइनल ड्राफ्ट was introduced in the parliament for discussion नवंबर 1948, और फाइनल ड्राफ्ट है तो डेट भी याद रखेंगे, 4 नवंबर 1948। कि भाई अब ले लो, अब डिस्कस कर लो, हमसे ना हो पाएगा, अब हम 75 बार नहीं लिखेंगे इसको। अब जो डिस्कशन करना है क्लॉज बाय क्लॉज आप डिस्कशन कर लो। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट people of India directly participated in making of draft? सर पूछ रहे हो तो पार्टिसिपेट तो किया ही होगा। अरे बेटा ड्राफ्ट संविधान लिखा है उन्होंने, ड्राफ्ट थोड़ी लिखा है। बताओ बताओ, डिड पीपल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दीज ड्राफ्ट्स? देखो, फरवरी 1948, सुन लो मेरी पूरी बात अब। नॉट डायरेक्टली, अरे बेटा डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था इसमें। सुनो मेरी पूरी बात। फरवरी 1958 में जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया तो इसको पेपर के थ्रू पब्लिसाइज किया गया था, लोग अपने इनपुट्स डालें, तो पब्लिक के लिए डाला गया था। ये बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है। पब्लिक फीडबैक के लिए डाला गया था ये, कि बताइए अपने राय। ऑब्वियस सी बात है, सारे पब्लिक के पास तो पेपर नहीं था, है ना। जिनके पास एक्सेस था उनमें भी जिसको मन होगा वो फीडबैक देगा जाकर। तो इट वाज गिवन टू पब्लिक फीडबैक, इट वाज ओपन फॉर पब्लिक फीडबैक। तभी तो आप देख सकते हो ना यार, इतना स्टेबल है हमारा संविधान कि मतलब इतने वैरायटी ऑफ लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, बट फिर भी हम क्या देखते हैं, फिर भी हम क्या देखते हैं, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली जब ये फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब बन गया, सब जब बन गया तो उसके ऊपर लोग साइन करेंगे, है ना। लोग साइन करेंगे, तो कितने लोगों ने साइन किया? हाउ मेनी पीपल साइंड? हाउ मेनी पीपल साइंड? 284, 284 people were actually present who signed this draft. 284 लोग थे जो प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये ड्राफ्ट को क्या किया था? साइन किया। ठीक है।
original constitution contained preamble. It contained 395 articles and it contained 8 schedules. बिना अमेंडमेंट के, बिना संशोधन के, ठीक है। प्रियम्बल था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब इन्होंने 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल डिस्कस कर लिया, उसके बाद आखिरी में प्रियम्बल को डाला गया है पहले पेज पर। बात समझ में आ रही है? पूरा किताब कंप्लीट होने के बाद प्रियम्बल को पहला पेज पर डाला गया। प्रियम्बल वाज द लास्ट थिंग टू गेट अडॉप्टेड। प्रियम्बल वाज इंसर्टेड एट लास्ट। ऑब्वियसली जब आपका किताब बन जाएगा उसके बाद ना प्रियम्बल लिखोगे यार कि मेरे किताब के अंदर क्या क्या है, ऐसे भी सोच सकते हो। हालांकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले ही आ गया था, दिमाग नहीं चलेगा, वहां काम नहीं करेगा। लोग यार ने तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले दे दिया तो प्रियम्बल भी सबसे पहले आ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। आप पूरा किताब लिख देते हो और उसके बाद आप प्रियम्बल को शुरू में डालते हो, ठीक है, ताकि पूरा कंटेंट रेडी हो जाए और उसके बाद आप प्रीफेस प्रियम्बल जो भी है आप लिखो। यार ये थोड़ा मिसनोमर है, वॉज इन लास्ट यहां पर लिखा हुआ। आफ्टर ऑल द डिस्कशंस preamble was included। सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स पर डिस्कशन होने के बाद प्रियम्बल को आपने इंक्लूड किया। प्रियम्बल आपके पूरे संविधान को बताता है ना, हमारा संविधान कैसा है। तो संविधान बन जाएगा उसके बाद प्रियम्बल देंगे, ठीक है। नाउ what you will see when it comes to enforcement of constitution, adapt, enact and give to ourselves, तो 26 तारीख को हो गया। एनफोर्समेंट का मतलब हो गया कि संविधान के प्रोविजन कब लाइव हुए। तो संविधान के प्रोविजंस में से आप क्या देखोगे, some provisions were live on 26th November 1949। और वो सम प्रोविजंस किस किस चीज के लिए थे? से फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप का था, फंडामेंटल राइट्स का था, इलेक्शंस का था। इट बिकेम लाइव फ्रॉम विच डेट? 26 नवंबर 1949। एंड मेजर ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, बहुत मैक्सिमम प्रोविजंस दे बिकेम लाइव ऑन 26 जनवरी 1950। 26th January 1950. Some provisions on 26th and major provisions on अरे हम संविधान के बारे में बात करें, कहां आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेकर आ गए। And we are talking about constitution. We are talking about constitution बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर को आ गए लागू, और मेजर प्रोविजंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोविजन, देयर इज नो क्लियर कट कि सर ये कब आया वो कब आया, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, ये सब 26 नवंबर 1949 से ही लागू था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन बेसिकली 2 days, दिस एंड दिस, सम प्रोविजंस ऑन 26th,
November and some major provisions on 26 January. Now these are the majority of things with respect to constitution making. ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकता है, वरना क्या ही पूछेंगे। इतना बेयर मिनिमम है कि आपको पता होना चाहिए संविधान के बारे में, कैसे बना, नहीं बना, कौन लोग थे, नहीं लोग थे। These are some of the important highlights of your constitution making process. ठीक है, चूंकि मेंस नहीं है तो मेंस के हिसाब से हम डिस्कशन नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था या नहीं था, सोवरेन बॉडी था या नहीं था, क्यों, क्या क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो मेंस क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इज salient features of constitution. Salient features of constitution. सबसे पहला salient feature है कि दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाई इट बिकेम अ लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्या लगता है क्यों लेंदीएस्ट बना ये, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका, क्यों लेंदीएस्ट बना? डाइवर्सिटी, डिटेल्ड वन, वेरी गुड। तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि इट हैड टू अकोमोडेट द डाइवर्स पॉपुलेशन। तो डाइवर्सिटी कूट कूट के भरा हुआ है, तो लेंदी तो होना ही होना है, सबका साथ सबका विकास करना है, तो सबके चीजों को इनकॉर्पोरेट करोगे तो लंबा तो होगा ही होगा। साथ में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, 4 किताब है या 1 किताब है? ऑब्वियसली 1 किताब है, हाँ, और एक ही किताब में अगर सब कुछ इंक्लूड करना चाहोगे तो कैसा होगा, लेंदी होगा या नहीं होगा? हाँ, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन is another reason why it's lengthiest. Third, it contains, ठीक है, थर्ड आप क्या देखते हो कि यू हैव जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम जनता जो है वहां पर, मैक्सिमम लीडर्स जो है वहां पर, उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई बता सकता है? मैक्सिमम लीडर्स जो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, दे आर व्हाट, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, लॉयर्स हैं। इसीलिए एक नॉर्मल आदमी अगर संविधान पढ़ने बैठ जाए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लीगल ल्यूमिनरी से डोमिनेटेड था, ठीक है, इट वाज डोमिनेटेड बाय पीपल फ्रॉम लीगल प्रोफेशन। तो हमारे प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं कि हमारा संविधान को नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो वो इसके लिए बोलते हैं, ठीक है, कि लोगों को समझ में आए कि क्या है। ऐसे किसी को बोल दो आर्टिकल 1236 पढ़ जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज डिफरेंट। और होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा कदम है। एकदम मदर टंग में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट जो है वो मदर टंग में होना चाहिए, हर लैंग्वेज में होना चाहिए, हर लोगों को पसंद आना चाहिए कि हाँ ठीक है ये हमारा संविधान है। काहे का खाली संविधान संविधान पर लड़ते रहते हैं कि ये बताएंगे वो बताएंगे। ठीक है,
हिस्टोरिकल फैक्टर्स में लिख नहीं रहा, वो किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पूछ दें हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, तो नॉट रिक्वायर्ड। जैसे ये पार्ट भी नहीं रिक्वायर्ड था तो पीटी के लिए नोबडी विल आस्क यू लेंथीएस्ट क्यों है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर फॉर salient features of the constitution is it is drawn from various source. It is drawn from various source. तो कहां से हमने क्या उठाया है इसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया जाएगा, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। किस कंट्री से हमने क्या उठाया है इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया जाएगा, प्लीज उसको याद रखिएगा। 13-14 कंट्रीज हैं, ठीक है। ऐसा एक भेज दूंगा मैं आपको, प्लीज उसे पढ़ लेना, ठीक है, कहां से हमने क्या उठाया है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट salient features of our constitution is it is rigid as well as flexible. रिजिड का मतलब क्या हुआ बेटा? रिजिड का मतलब क्या हुआ? आसानी से संविधान को बदला नहीं जा सकता है। अमेंडमेंट करना चाहोगे तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि कुछ प्रोविजन बदला जा सकता है, कि आप संविधान को समय के हिसाब से क्या कर सकते हो, बदला जा सकते हो। तो किसी चीज को अगर बदल सकते हो तो इसका मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। बट आसानी से नहीं बदल सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स रिजिड। कांट एडिट मत लिख देना, you can edit, you can amend it, okay. Rigid का meaning is what? Cannot be amended easily. Easily amendment possible नहीं है, ठीक है। can't amend मत लिख देना, गलत हो जाएगा वो। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए 9 मार्कर में इस बार जीएस में। salient features of constitution लिखिए, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। यू कैन गेट दिस इन 9 मार्कर, लिख लो। मीन्स का पढ़ोगे तो 9 मार्कर के हिसाब से पढ़ना। शॉर्ट नोट वाला 9 मार्कर को मैं शॉर्ट नोट को बोलता हूँ 9 मार्कर, 9 मार्कर 10 मार्कर वाला जो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बायस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल? फेडरलिज्म का मतलब क्या है? क्लास 10 एनसीईआरटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? गवर्नमेंट एट 2 or more levels is called federalism. Government at 2 or more level, power division at different levels, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पावर डिवीजन है, उसको बोलेंगे क्या? फेडरलिज्म। उस प्रोविजन को उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एट 2 or more levels is what federalism is. इंडिया में कैसा है? 3 tier स्ट्रक्चर, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी बायस? इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी आप क्या देखते हो, यूनियन के पास ज्यादा पावर है, सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया, सेंटर के पास है। फिर आपका देखो वो क्या बोलते हैं, रेसिडिवरी सब्जेक्ट हो गया, सेंटर के पास है। कंकरेंट लिस्ट को बाईपास सेंटर कर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस अगर कुछ लॉन्च करना है, सेंटर कर सकता है। तो इट इज हैविंग यूनिटरी बायस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यूनिटरी बायस का मतलब ये हुआ।
सेंटर के पास ज्यादा पावर है। नेक्स्ट इज इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन करो तो इसको, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट executive is answerable to parliament जुडिशरी। अच्छा, ये कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट। एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर नन। लेजिस्लेचर अरे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, इंडिया के कंटेक्स्ट में इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इंडिया के कंटेक्स्ट में इन दोनों में कोई डिफरेंस है? लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी और इंडिया में सेंटर पर लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको? इंडिया में सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर कौन है? इट्स पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर तो दोनों सेम ऑप्शन हो गया। जुडिशरी तो होगा नहीं, एग्जीक्यूटिव थोड़ी ना आंसरेबल है जुडिशरी के, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ और तीनों पावर का सेपरेशन ऑफ पावर तो चला जाएगा फिर। तो सर आंसर तो 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन मोर देन 1 तो दे नहीं रखा, फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये। ले, अब क्या गलत हुआ? इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, खासकर इंडिया के रेस्पेक्ट में, यू सी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू ओनली लोअर हाउस विच इज कॉल्ड लोकसभा। समझ में आ रहा है? राज्यसभा में अगर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो? नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से चेक होती है? लोकसभा में चेक होती है कि आप नो, अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है और आपकी सरकार को गिराया जा सकता है। दैट इज व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, दिस इज द आंसर। हमारे केस में लोकसभा। समझ में आया सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया अभी भी? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी।
निपट गए थे लोग। ए ऑप्शन पार्लियामेंट। तो ये होता है कंसेप्ट का लेवल पॉलिटी में। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। खैर वहां पर ऑप्शन में था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, मैंने वो हटा दिया तो थोड़ा टफ बना दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, क्या था एग्जीक्यूटिव इज, देखो मैं वहां का ऑप्शन बता रहा हूं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू अपर हाउस। तो आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। मैंने आपके लिए थोड़ा टफ बना दिया ये क्वेश्चन, जस्ट कंसेप्ट चेक कर रहा था कि आपके पास है या नहीं है वो कंसेप्ट। डू यू नो अबाउट इट? सुनते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है वो होता है, लेकिन क्या एक्चुअल में होता है वो ये होता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द मेन फीचर इज एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर हाउस। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बेटा? तो ऐसे ही खाली इंडिपेंडेंट साइलेंट फीचर नहीं पढ़ रहे हम। 6 integrated and independent judiciary. Now, what do you mean by independent judiciary? जुडिशरी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, इट इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन। जजेस के कंडक्ट्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, जजेस के सैलरी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बहुत फेयर है। उसके अलावा जो है रिमूवल प्रोसेस इज वेरी टफ। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, ठीक है, दीज आर वेरी टफ टू रिमूव। दैट्स व्हाई जुडिशरी से ये माना जाता है कि वो जब डिसीजन देंगे तो कैसा देंगे? इंडिपेंडेंट, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिशरी? इसका मतलब क्या है? दो वर्ड से इंडिपेंडेंट का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी? क्लास 8 एनसीईआरटी। Different status of judicial system. I hope you mean to say लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यही बोलना चाह रहे हैं? है वही आंसर, बट प्रेजेंस ऑफ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द आंसर फॉर इंटीग्रेटेड जुडिशरी। बात समझ रहे हो मेरी? मेरी पूरी बात समझ लेना। इंटीग्रेटेड में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं आएगा बेटा, वो इंडिपेंडेंट में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब जो आपने आंसर दिया, देखो बेटा समझना विकास नाहिद, आपने जो आंसर दिया, ठीक है, आपने आंसर दिया कि प्रेजेंस ऑफ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक्स द जुडिशरी इंटीग्रेटेड। नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर। ये प्रेजेंस नहीं बताता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सर क्या बताता है फिर? देखो ध्यान से समझना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, you can go from lower court to higher court, from higher court to supreme court through the way of appeals, है ना? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो अलग बात है, ठीक है, किसी किसी केसेस में। बट जनरली जो आपके केसेस होते हैं, आप क्या करते हो? लोअर कोर्ट में फाइल करते हो, वहां पसंद नहीं आया तो हायर कोर्ट में जाते हो, फिर हायर कोर्ट में पसंद नहीं आया तो कहां जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो थ्रू वे ऑफ अपील्स जब आप मूव करते हो तो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मींस इंटीग्रेटेड जुडिशरी। वे ऑफ अपील्स मूविंग फ्रॉम lower court to supreme court. This is the meaning of integrated judiciary. Now the second most important part of this integrated judiciary is what, कि जो नीचे वाले कोर्ट हैं वो ऊपर वाले कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लोअर कोर्ट्स
cannot change the decision of higher courts. तो ये दो मतलब आपके बुक में दे रखा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है. इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख रखा है, जैसे हायर कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट. जजमेंट ऑफ हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बेटा, हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटेड. ये दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों सेम सेंटेंस है. लोअर कोर्ट्स कैन नॉट चेंज द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स, या फिर जजमेंट ऑफ हायर कोर्ट्स इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स. दोनों सेम स्टेटमेंट, बट दो स्टेटमेंट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का. क्वालिटी का लेवल कहां तक जा सकता है, यू कैन थिंक. बहुत कम है जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. लिख लिया आपने सभी ने? बेटा इसके बाद के जो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हम यहां पर लिख लेंगे, बट जब हम उसका सेक्शन में आएंगे ना तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कुछ साइलेंट फीचर्स और लिख लो. 7 में फंडामेंटल राइट्स, 8 में ये नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं ये क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, ये पढ़ेंगे हम. बट जब फंडामेंटल राइट का चैप्टर आएगा ना तब पढ़ेंगे. डीपीएसपी का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे और डिटेल. 9th is fundamental duties. 10th is secular state. It's an important feature of, salient feature of Indian Constitution. 11th important feature is universal adult franchise. यहां पर एक पॉइंट नोट करके डाल लो कि अभी प्रेजेंट वोटिंग एज कितना है बेटा? 18. तो वोटिंग एज became 18, पहले 21 था. It became 18 after 61st Constitutional Amendment Act in 1988. पूरा दिन निकल जा रहा है पढ़ते पढ़ते, इतना कंटेंट हो गया है. इज इट नॉर्मल? इट इज नॉर्मल. अच्छी बात है, दिन बदल जा रहा है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे उन सारी चीजों को. ठीक है. वोटिंग एज became 18 after 61st Constitutional Amendment Act in 1988. What is universal adult franchise? All the people who are above 18 years of age and whose name are in the voter list and are not barred by the law, ठीक है, have right to vote is what universal adult franchise is. Next important salient features of our constitution is single constitution. अरे single citizenship. Single citizen. सिटीजनशिप में बाकी सारे पढ़ेंगे, कैसे मिलता है, कैसे टर्मिनेट होता है, ये सब. सिंगल सिटीजनशिप. Next important salient feature is presence of independent bodies.
present of independent bodies. For example, Election Commission of India, Comptroller and Auditor General, UPC हो गया, State Public Service Commission हो गया, ठीक है? These are what? These salient features of our constitution. 14th, emergency provision. And 15th, three-tier government. What is the meaning of three-tier? Union, state, and local. Union, state, and local government. ठीक है? तो इनमें से जो भी प्रोविजंस हमने इस पेज में लिखे हैं, इन सब को हम जब इनका जब टॉपिक आएगा ना, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है? सिटीजनशिप का सिटीजनशिप में, सेकुलर स्टेट वाला जो आएगा, राइट टू रिलीजन में, तब सेकुलरिज्म का मतलब है. फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब जब अपने सेक्शंस में आएंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? तो आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? We'll start with first article from next class. ठीक है? India, that is भारत shall be union of states. वहां से शुरू करेंगे, फिर सिटीजनशिप देखेंगे. ठीक है? फिर कैसे मिलता है, कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है, वो सब. ठीक है? तो सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे. कुछ पूछना हो एनीथिंग? कमिटी वाला पेज नोट करना है. ये रहा कमिटी वाला पेज. कहाँ गया कमिटी वाला पेज? ये ले लो. दो और है. 15 मन नहीं भरा. नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस दिन से नहीं आया था. सुप्रीम कोर्ट उस दिन से नहीं आया था. हम पटना हॉलिडे में भी हम आएंगे. अभी थोड़ा सा काम पड़ गया है एक पटना हॉलिडे में, तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन दैट डे. ओके, I'll come on holiday also, don't worry. इसलिए मैंने वो लिखा था कि मैं हॉलिडे में भी आऊंगा, और 2 तारीख को चूंकि जा रहा हूँ, वैसे मुझे आना नहीं था 2 को, बट थोड़ा सा काम है तो मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूंगा. मैं जबरदस्ती प्लान करके नहीं आ रहा हूँ 2 तारीख. इट्स लाइक कि मुझे काम है वहां पर. ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग. हॉलिडे में तो मैं आऊंगा ही आऊंगा. हाँ, 10 से 2 के बीच में आप कभी भी आ जाना. पूछ लेना उस दिन कितने बजे अवेलेबल रहोगे. ठीक है? इसका काहे का टेंशन यार, हो जाएगा. पढ़ो, जितना बोला है उतना तो करो. पहले 1 महीना करो, जितना बोला है उतना कर लेना, उसके बाद टेंशन लो. हो गया बेटा आपका? विशाल, नोट कर लिया आपने? अच्छा, एक साइलेंट फीचर में कोऑपरेटिव सोसाइटी रह गया. अरे कोई नहीं पूछने वाला. कोऑपरेटिव सोसाइटी, two of them were replaced. हाँ, डेथ हो गया था तो उनको रिप्लेस करना पड़ा. बट जब आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स पूछा जाता है तो यही 6 और 2 1 बोला जाता है. ठीक है? So then that will be all for today. Bye everyone.